चौधरी साहब की हवेली। लोग कहते थे इस घर में बरकत है, पर कोई ये नहीं जानता था कि बरकत के साथ साथ जलन भी पल रही थी। दो भाई, एक छत और दो अलग अलग किस्मतें। रवि बड़ा था, राज छोटा। बड़ा हुक्म चलाता था। रवि को लगता था कि पिताजी का सारा कारोबार वही संभालेगा और पिताजी की जगह लेगा। राज को इसमें कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन वो चाहता था कि पिताजी का जो कारोबार है वो नए सिरे से, नए तरीके से और नई पीढ़ी के साथ की जाए। लेकिन रवि को लगता था कि राज अभी छोटा है और इसको कारोबार में नहीं बोलना चाहिए। राज ज़्यादा बहस नहीं करता था, चुप रहता था, क्योंकि बड़ा भाई था। बड़े भाई से बोलना बदतमीजी कहलाती थी। लेकिन जब भी राज कोई नया आइडिया देता, नए बिजनेस की सोच रखता, तो रवि उसको गलत ठहराता, कहता तुझे कुछ समझ में नहीं आता। हालांकि राज बहुत इंटेलिजेंट था। वो चाहता था कि पिताजी का पुराना कारोबार आधुनिकता से जोड़ दिया जाए ताकि आगे चलकर हम पीछे ना हो जाए। लेकिन रवि हर बात उसकी काट देता, कहता तू बीच में मत बोल, जैसा कारोबार है तो इसके बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने पिताजी के साथ ज़्यादा सीखा है तो मुझे ज़्यादा पता है। राज कभी बोलता नहीं था। पिताजी भी चुप रहते थे, क्योंकि बड़ा है तो ज़्यादा समझदार है, उन्हें भी यही लगता था। राज बुद्धिमान था। वो चाहता था कि वो अपने पिता के कारोबार को एक नई ऊंचाई पर ले जाए। रवि को लगता था कि ये सब कुछ बर्बाद कर देगा। कई बार राज अपने पिता से कहता, पिता मैं अपना अलग कारोबार करना चाहता हूँ। उसमें भी रवि को परेशानी रहती कि नहीं, तू अलग होना चाहता है, तू अपना हिस्सा मांग रहा है। बात बढ़ जाती, बहस छिड़ जाती, तो राज चुप ही रहता। वक्त गुजरता जा रहा था। राज को लग रहा था कि वो अपना समय, वक्त दोनों बर्बाद कर रहा है। पिताजी कुछ बोलते नहीं हैं और भाई कुछ बोलने नहीं देता। पिताजी भी दोनों से बहुत परेशान थे। उन्होंने कहा कि चलो एक काम करते हैं, हम रवि की शादी कर देते हैं। सब ने हामी भरी। राज ने सोचा शायद शादी के बाद भाई थोड़ा बदल जाएगा और वो बिजी हो जाएगा तो मैं कारोबार अपने तरीके से चला लूँगा। लेकिन वो गलत था। रवि की शादी हुई। शादी के कुछ ही दिनों के बाद रवि और सख्त हो गया। अब राज से वो ऐसे बात करता था जैसे वो भाई ना हो, वो कोई वर्कर हो, कोई नौकर हो। अब राज से बर्दाश्त नहीं हुआ। तब उसने अपने पिता को कहा कि पिताजी, मैं चाहता हूँ कि मैं इस शहर से बाहर जाऊँ, कुछ कमाऊँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, कोई नौकरी करूँगा। अगर नौकरी नहीं मिली तो कोई बिजनेस खोल लूँगा। अगर बिजनेस भी नहीं कर पाया तो कुछ तो करूँगा पिताजी। लेकिन अब एक छत के नीचे मैं इस तरह नौकरों की तरह काम नहीं कर सकता और मैं अपनी डिग्रियां यूं बर्बाद नहीं कर सकता। रवि से ज़्यादा पढ़ा लिखा था राज। रवि का पढ़ाई में मन नहीं लगता था तो वो पिताजी के साथ ज़्यादा रहता था। लेकिन राज अलग तरीके का था। वो खूब पढ़ता था, उसको पढ़ना पसंद था। स्कूल में टॉप किया, कॉलेज में टॉप किया। पिताजी का कारोबार बड़ा था तो सोचा क्या करूँगा नौकरी करके, कारोबार करते हैं। लेकिन कारोबार पे तो भाई का कब्जा था, वो तो उसको कहीं से भी घुसने नहीं दे रहा था। राज ने आखिर फैसला किया और पिताजी से बात की कि पिताजी मैं शहर से बाहर जाना चाहता हूँ। उस दिन पिताजी उसको सुन रहे थे। बोले हाँ ठीक है बेटा, आप जैसा सोच रहे हो वैसा करो। जब जाओगे, दुनिया की धूल चाटोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम क्या छोड़ के गए हो। तब तुम्हें अपने भाई की बात समझ में आएगी कि वो सही था। पिताजी की ये बात सुनते ही राज का दिल टूट गया। उसे लगा कि पिताजी कोई अच्छा फैसला करेंगे, लेकिन पिताजी तो रवि की तरफ खड़े थे। राज अब समझ चुका था कि उसकी यहाँ पर कोई जगह नहीं है। या तो वो सारी जिंदगी अपनी डिग्रियों को आग लगा दे और यहाँ नौकरों की तरह काम करे, या फिर घर से निकल जाए और जाकर अपनी जिंदगी नई तरीके से शुरू करे। तो वो घर से निकल गया, दूसरे शहर चला गया, नौकरी ढूंढी, उसे नौकरी मिल भी गई। तन्हाई, घर की याद, अकेलापन, बारिश, धूप, सब कुछ अकेले सहा। कभी नहीं कहा उसने कि मैं तकलीफ में हूँ। जब उसकी नौकरी लगी तो उसने पहली तनख्वाह अपने पिता को भेजी तो उसके पिताजी ने कहा कि क्या ज़रूरत है तुम्हें इतने से पैसों में काम करने की, लौट आओ, तुम्हारा भाई अच्छा कर रहा है। तभी पीछे से रवि ने कहा, डिग्रियों का घमंड है पिताजी, देखते हैं कितने दिन डिग्रियों की रोटी सेकेगा। लेकिन पिताजी, मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ कि राज जो अय्याशी करके लौटेगा तो मैं अपनी मेहनत की कमाई में से 1 रुपया नहीं दूंगा।
पहले कह देता हूँ। पिताजी ने रवि को टोकते हुए कहा कि ऐसा मत कहो, तुम दोनों भाइयों का हिस्सा है इसमें। रवि ने कहा, नहीं पिताजी, मैंने ज़्यादा मेहनत की है। राज ने बचपन से लेके आज तक सिर्फ अय्याशी की है। जब उसकी यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत थी तो नौकरी का बहाना लेके निकल गया। अपने शौक से जी रहा है, जब आएगा लौट के तो मैं अपनी मेहनत में नहीं घुसने दूंगा। उस दिन पिताजी को थोड़ा धक्का लगा। उन्होंने महसूस किया रवि के अंदर अहंकार। उन्होंने सोचा कि इसकी बातें बड़े भाई जैसी नहीं लग रही। उसी दिन रवि के पिताजी ने एक विल बनाई जिसमें ज़मीन, जायदाद, फैक्ट्री सबके 2 हिस्से किए, ताकि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो आगे चल के दोनों भाइयों में झगड़ा ना हो। उस विल के बारे में सिर्फ वकील और उनकी धर्मपत्नी को पता था और किसी को नहीं। दिन गुजरे, महीने गुजरे और साल भी गुजर गए। राज लौट कर नहीं आया। अब फ़ोन भी कम करता था, कभी हफ्ते में 1 बार या महीनों में 1 बार बस हाल पूछ लेता था और बता देता था अपना हाल। रवि को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था वो कहाँ रहता है, क्यों रहता है, कैसे रहता है। कभी फ़ोन भी नहीं करता था और जानने की इच्छा भी नहीं थी कि वो क्या कर रहा है। कई बार उसके पिताजी ने कहा कि एक बार पता तो लगा ले, आखिर तेरा छोटा भाई है। तभी रवि ने कहा, वो सिर्फ मेरे से 1 साल छोटा है। तो उसके पिता ने तबाक से कहा कि हाँ, 1 ही साल छोटा था और तू उसकी बात नहीं मानता था। हालांकि वो कोई भी बात झूठ नहीं कहता था। तभी रवि को बहुत तेज गुस्सा आया। कहता, अच्छा, आपको अगर उसकी बात इतनी ही अच्छी लगती है तो आप उसके पास चले क्यों नहीं जाते? यहाँ मेरा भी बोझ थोड़ा हल्का होगा। ये बात सुन के उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई कि अभी जिंदा रहते ये हाल है तो हमारे मरने के बाद क्या होगा। दिन रात उनको यही बात सताती थी कि रवि अब पहले जैसा नहीं है, या शायद मेरी ही गलती है कि इसको पहली दफ़ा में मैंने टोका नहीं। और जब से शादी हुई थी तब से तो और भी ज़्यादा रवि के तेवर में बदलाव आ गए थे। रवि की पत्नी उनके दोस्त की बेटी थी, तेज तर्रार, खूबसूरत नहीं थी, लेकिन घर को अपनी मुट्ठी में करने की पूरी कोशिश में लगी रहती थी। सारी राजनीति उसे आती थी। रवि जो किसी की मुट्ठी में ना आया, उसने रवि को अपनी मुट्ठी में कर रखा था। जैसा कहती, जहाँ पैसा खर्च करने को कहती, रवि वहाँ पैसा खर्च करता। लेकिन अपने भाई राज के नाम पर रवि के हाथों से 1 रुपया नहीं निकलता। दिन बीतते जा रहे थे और राज जैसे घर भूल ही गया था। सालों बीत गए। एक दिन माँ की तबीयत बिगड़ गई। माँ ने कहा, मेरे बेटे राज को बुलाओ, मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। राज ने महीनों से फ़ोन नहीं किया था। रवि ने साफ इनकार कर दिया कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उस घमंडी से बात करने की। अगर आपको बताना है तो आप खुद बता दो। रवि के पिताजी ने खुद ही फ़ोन किया। हालांकि राज की भी गलती थी कि राज फ़ोन नहीं करता था। जैसे ही उसके पिता ने उसको फ़ोन किया और कहा कि बेटा तुम वापस आ जाओ, राज बहुत खुश था। उसने कहा, हाँ पिताजी, मैं लौटने ही वाला था, आपको फ़ोन करने ही वाला था, लेकिन इतना ज़्यादा बिजी था कि मैं फ़ोन नहीं कर पाया और बहुत सारी खुशखबरी भी देने वाला था। पिताजी ने कहा, अच्छा खुशखबरी? कैसी खुशखबरी बेटा? राज ने कहा, मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ, सारी खुशखबरी एक ही साथ दूंगा। पिताजी मुस्कुराए, फिर उन्होंने धीरे से कहा, हाँ ठीक है बेटा, वापस आ जाओ। तुम्हारी माँ की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, वो तुम्हें याद कर रही थी। राज ये सुनते ही तुरंत वहाँ से रवाना हो गया और घर पहुंचकर उसने सबको चौंका दिया, क्योंकि वो साथ में अपनी पत्नी को ले गया था। वो सिर्फ पत्नी नहीं थी, वो खूबसूरत, राज की कामयाबी की चाबी, एक बहुत ही अमीर घर की लड़की थी। उसने जाते ही अपने पिताजी के पैर छुए, अपनी माँ के पैर छुए, भाभी के भी छुए और भाई के भी, लेकिन भाई ने अपने कदमों को पीछे खींच लिया जैसे राज कोई दुश्मन हो। राज के लिए अजीब था, लेकिन वो खुश था कि भाई को देख रहा है। उसने जोर से रवि को गले लगाया। छोड़ ना भाई, ये तो होता रहता है, मैं इतने सालों के बाद आया हूँ, आज भी तू नाराज है। रवि ने कहा, मैं क्यों नाराज होऊंगा, मैं भगोड़ों से नाराज नहीं होता। उसकी ये तीखी बात राज को थोड़ी बुरी लगी। फिर उसने दूसरी तीखी बात कही कि तू तो कामयाब होने गया था, ये कौन है? तभी राज सब कुछ भूल के सबसे अपनी पत्नी को मिलवाने लगा। उसने बताया कि उसकी पत्नी उर्वशी बहुत बड़े घर से है। राज बड़े दिलचस्प तरीके से अपनी पत्नी उर्वशी का परिचय सबको दे रहा था। रवि की आंखों में जलन और उसके दिल में आग लग गई थी। पिताजी खुश थे, माँ भी खुश थी। एक छोटी सी शिकायत थी कि बेटे ने बताया नहीं शादी कर ली तो, लेकिन उसकी पत्नी इतनी खूबसूरत थी
कि माँ बाप ने सोचा अगर हम ढूंढते भी तो इतनी सुंदर नहीं ढूंढ पाते। माँ ने जब ये कहा तो रवि की पत्नी की तो भवें उठ गई। भाई घर आया, कामयाबी तो लाया ही लाया, ऊपर से कामयाबी के साथ साथ खूबसूरती भी ले आया। रवि से ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। रवि ने तुरंत अपनी पत्नी से उसकी पत्नी को आंक दिया। उसकी पत्नी आम शक्ल सूरत की और ये कोई अप्सरा जैसी है। उसके दिल पे जैसे किसी ने बहुत भारी पत्थर रख दिया हो। वो खामोश था, चिढ़ भी रहा था। उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करे। ऊपर से उर्वशी इतनी संस्कारी थी कि उसने रवि के भी पैर छुए। राज ने फिर भी बातों को भुलाते और काटते हुए कहा, पता है पिताजी, उर्वशी के पिताजी का बिजनेस तो इतना बड़ा है कि आपका बिजनेस तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। उनके तो कई शहरों में फैक्ट्रियां हैं, कई लाख वर्कर उनके यहाँ काम करते हैं। मैंने पहली नौकरी उन्हीं के यहाँ ढूंढी और पता है पिताजी, उन्होंने मुझे नौकरी किस शर्त पे दी थी। सब खामोशी से राज की बात सुन रहे थे और रवि की आंखों में तो खून उतर आया था कि ये कामयाब भी हो गया, इसको खूबसूरत बीवी भी मिल गई, जैसे वो हार गया हो। हालांकि रवि के पास भी पैसों की कोई कमी नहीं थी, वो सारा बिजनेस वो देख रहा था। फिर भी उसे राज से जलन थी, गुस्सा था। राज अपनी बात को जारी रखते हुए कहने लगा कि पिताजी, उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें नौकरी चाहिए तो एक डील है जो फंसी हुई है, अगर तुम उसे क्लियर कर दोगे तो ये नौकरी तुम्हारी। और पता है पिताजी, मैंने उसको यूं चुटकी बजाते ही क्लियर करवा दिया। फिर उन्होंने मुझे नौकरी पे रख लिया और फिर उन्होंने एक दिन मुझसे पूछा, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? तो मैं ना नहीं कर पाया पिताजी। और मैंने कई बार फ़ोन भी किया आपको बताने के लिए कि मैं शादी कर रहा हूँ, लेकिन भाई ने फ़ोन काट दिया। उर्वशी के पिताजी थोड़ा जल्दी में थे क्योंकि वो अमेरिका जा रहे थे। इस वजह से मुझे जल्दी जल्दी शादी करनी पड़ी। मैं शादी करके बस आ ही रहा था जिस दिन पिताजी का फ़ोन आया और मैं यहाँ चला आया आपके पास। तो पिताजी कहिए, आपको आपकी बहू कैसी लगी? पिताजी के कहने से पहले माँ ने कहा, ये तो अप्सरा है, मैंने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी है बेटा। मेरे तो भाग खुल गए। ये बात सुनते ही रवि और रवि की पत्नी दोनों को जैसे मिर्ची लग गई हो। रवि की पत्नी पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। रवि ने भी कहा कि मैं थक गया हूँ, मैं भी सोने जा रहा हूँ। दोनों वहाँ से यूं भागे जैसे पत्नी ने ही कोई भूत देख ली हो। माँ बाप तो खुश थे, लेकिन भाई और भाभी नहीं। राज को रवि का ये रवैया मालूम था, लेकिन राज की पत्नी को वो उसे मालूम नहीं था। राज की पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, तुम्हारे भाई तुम्हें पसंद नहीं करते? राज ने कहा, नहीं, उसका रवैया थोड़ा ऐसे ही रूखा रहता है, वो शुरू से ही ऐसा है मेरे साथ। उर्वशी ने कहा, और तुम्हारी भाभी वो भी ऐसी हैं? राज ने कहा, हाँ, अभी तो तुम मेरे घर आई हो, धीरे धीरे तुम्हें सब मालूम पड़ेगा। तभी माता पिता दोनों बोले कि बेटा तुम लोग भी जाओ, बहुत थके हो, हम लोग कल बात करेंगे। राज उर्वशी का हाथ पकड़ा और अपने कमरे में चला गया। राज खुश था बहुत दिनों के बाद अपने माँ बाप को देखकर, और शायद भाई को भी। उधर रवि जैसे उसके बिस्तर पे किसी ने कांटे बिछा दिए हो। वो करवटें लिए जा रहा था और सोचे जा रहा था कि आखिर इसकी किस्मत ऊपर वाले ने कैसी लिखी है। ये जहाँ जाता है वहीं राज करने लगता है। और इतनी खूबसूरत लड़की आखिर इसे मिली कैसे? आखिर इसकी किस्मत किस चीज़ से लिखी है ऊपर वाले ने? उसे तो नींद नहीं आ रही थी, उधर उसकी पत्नी को भी बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में बस उर्वशी की वो खूबसूरती सफ़र कर रही थी। दोनों मियाँ बीबी खामोश बस करवटें बदले जा रहे थे। इधर राज पुरसुकून था। वो कमरे में गया, हाथ मुँह धोया, उर्वशी के साथ थोड़ी बातें की और सुकून से सो गया, क्योंकि उसकी ज़िंदगी तो मुकम्मल हो गई थी। उस घर में रवि और रवि की बीबी राज को और उर्वशी को देखकर जहर का घूंट पीने लगे थे। वो दोनों उन दोनों को देखना नहीं चाहते थे। भाई तो भाई की तरक्की से जल रहा था और उसकी पत्नी उर्वशी की खूबसूरती से। सुबह हुई तो रवि की पत्नी किचन में चली गई। उससे पहले वहाँ उर्वशी थी, नहा धोकर, और वो सबके लिए नाश्ता बना रही थी। रवि की पत्नी ने देखा और उसे बहुत गुस्सा आया कि ये मुझसे बिना पूछे किचन में कैसे आई। उसने कहा कि आगे से जब तुम किचन में आना तो मुझसे पहले पूछ लेना, तब किचन में आना। रवि की पत्नी तो माहिर थी,
घर की राजनीति में उसने वही सब तो सीखा था। इधर राज की पत्नी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो तो कभी किचन में गई नहीं थी। उसके तो संस्कार थे कि ससुराल गई है तो किचन का काम भी थोड़ा बहुत संभाल ले। ये सब देख के रवि के दिल पर ऐसा लगा जैसे पहाड़ गिर गया हो कि इसकी पत्नी को इतना सब कुछ आता है, ऊपर से अमीर भी है। खाने की टेबल पर बैठे हुए उसने अपने माँ बाप की तरफ देखते हुए कहा, पिताजी, किसी किसी की किस्मत ऊपर वाला सोने के कलम से लिखता है। रवि के पिताजी सुन रहे थे, हल्का सा मुस्कुराए, कहने लगे, हाँ, अब अपने राज को ही देख लो। इसे तो तूने कुछ भी नहीं करने दिया, लेकिन इसने अपने अकेले दम पर कितना कुछ कर लिया। और देखो समझदारी, इसको इतनी खूबसूरत पत्नी मिली। ऊपर वाला देखता है बेटा, जो टूटा होता है उसको ज़्यादा देता है। अब रवि से अपने पिता की ये बात भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसे लगा शायद पिताजी खामोश शब्दों में उसे मुजरिम ठहरा रहे हैं, जो कि सच ही था। जब से राज और उर्वशी दोनों घर में आए थे, दो लोगों का सांस लेना मुश्किल पड़ रहा था। एक एक सांस ऐसे भारी हो रही थी। रवि हर वक्त गुस्से में दिख रहा था और रवि की पत्नी, वो भी गुस्से में तिलमिलाई पूरे घर में नाचती फिर रही थी। तभी पिताजी ने एक और पहाड़ सर पर गिरा दिया। उन्होंने कहा, रवि और राज, मैंने अपनी विल बनवाई है, तुम दोनों भाई बैठकर वो विल पढ़ लो। मैं चाहता हूँ मेरे जीते जी दोनों भाइयों का आपस में बंटवारा सही सही हो जाए। तभी रवि ने छूटते ही कहा, इसमें बंटवारे की क्या बात है, मैं यहाँ पर माँ बाप की सेवा कर रहा था और ये अय्याशी, तो उसके हिसाब से ज़्यादा हिस्सा तो मेरा बनता है। क्यों पिताजी, मैंने आप लोगों की देखभाल की, पूरा घर संभाला, पूरी फैक्ट्री संभाली, मेरा हिस्सा तो ज़्यादा ही होना चाहिए। क्यों पिताजी, ये घर और फैक्ट्री तो मैं नहीं छोड़ूंगा, बाकी जो भी आपको राज को देना है वो आप दे सकते हैं। पिताजी ने कहा, नहीं बेटा, तुम दोनों मेरी आंखों के तारे हो। मैं थोड़ी एक आंख से ज़्यादा और एक आंख से कम देखता हूँ, मैं दोनों आंखों से बराबर देखता हूँ, इसीलिए मेरे बिल में भी तुम दोनों का हिस्सा बराबर है। ये बात रवि की पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने टेबल पे खाना छोड़ा और अपने कमरे में चली गई और ना ही रवि को पसंद आई। उसने कहा, ये नाइंसाफी है पिताजी, जो इंसान ज्यादा करता है उसे मिलना भी ज्यादा चाहिए। आप खुद बताइए कि राज ने आखिर क्या किया। याद रखिए पिताजी, मैंने आपके लिए किया, माँ के लिए किया, राज ने नहीं किया। राज तो बस भाग गया, वो भगोड़ा है। इतना सुनते ही माँ गुस्से में बोली, तुम सीधा क्यों नहीं कहते रवि कि तुम्हारी नीयत अब खराब हो गई है। रवि ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी माँ को घूरा और वहाँ से चला गया। कहने लगा, मैं ये विल नहीं मानता जिसमें बराबर हिस्सेदारी हो। मैंने ज़्यादा किया है, मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए। उसके बाद कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चला गया। राज ने अपने पिता को समझाया कि पिताजी, मुझे सच में कुछ नहीं चाहिए, ना ये घर, ना पैसा, ना दौलत, ना फैक्ट्री, कुछ नहीं। मैं भाई को नाराज़ नहीं कर सकता। वैसे ही मैंने अपनी मेहनत से बहुत कुछ बना लिया है। आप विल बदलवाइए और सब कुछ भाई के नाम कर दीजिए। पिताजी बोले, नहीं बेटा, ये नाइंसाफ़ी है, मुझे भी तो ऊपर जाके मुंह दिखाना है, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा। वो दोनों बात करके अपने अपने कमरे में चले गए। लेकिन रवि के दिल में सांप लौट रहा था। वो अपने कमरे से बाहर नहीं आया। शाम हो गई, फिर रात हो गई। उस रात घर में सन्नाटा था। रवि नीचे उतरा, हाथ में केरोसिन की कैन, आंखों में जलन, दिल में बदला। उसने घर को देखा, वो घर जो कभी उसका ताज था अब उसे राज का महल लग रहा था। उसने सीढ़ियों पर डाला, पर्दों पर डाला और सबसे आखिर में राज और उर्वशी के कमरे के बाहर डाला। एक तीली और सब खत्म। आग भड़की, घर चीखा। उर्वशी की चीख सबसे पहले निकली। राज किसी तरह सबको बाहर ले आया। जब सब बाहर थे, रवि दूर खड़ा था, आग को देख रहा था। ना पछतावा, ना डर, बस सुकून। पुलिस आई, सब सच सामने आया। राज ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस एक लाइन, जब किसी को सब कुछ मिल जाए तो सामने वाला चाहता है कि कुछ भी ना बचे। पुलिस ने रवि को हथकड़ी लगाई और अपने साथ थाने ले गई। उससे पूछताछ हुई तो उसने कहा, वो जब से पैदा हुआ था तब से ही तो सब कुछ छीन रहा था। उसने तो मेरी किस्मत भी छीन ली। बिना किए उसे सब कैसे मिल जाता है। मैं बचपन से सिर्फ मेहनत करता हूँ और वो बिना मेहनत ही सब कुछ पा लेता है। कैसे? ये जलन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने ये किया। आपको जो सज़ा देना है
मुझे दो, लेकिन मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं है। अब रवि जेल में है और उसकी पत्नी अपने मायके में। राज वापस लौट गया, अपने माँ बाप को भी साथ ले गया। अब घर खाली है। अब लोग नहीं कहते कि यहाँ दुआएं रहती हैं। घर आग से नहीं जला था। घर उस दिन जला था जिस दिन एक भाई ने दूसरे भाई की कामयाबी और खूबसूरती दोनों को देख ली थी। आपको क्या लगता है? कमेंट में लिख भेजिएगा और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हाँ, मुझे सुनते रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में।